हेलो एंड वेलकम टू द रियल एसेट शो। सीएनबीसी आवाज पर एक नई पेशकश आपके लिए, जहां पर बात तो रियल एस्टेट की होगी। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और हम हमेशा से रियल एस्टेट के बारे में, रियल एस्टेट के लिए ढेर सारी बातचीत करते आए हैं और ये कोशिश उसी को थोड़ा आगे बढ़ाने की, क्योंकि इस समय देश के रियल एस्टेट में काफ़ी कुछ हो रहा है। बात सिर्फ इतनी नहीं कि कौन सा घर खरीदना है, कौन सा घर बेचना है, सही टाइम है नहीं है, और दुकान मकान, वो सारी चीज़ें तो रेगुलर हमेशा चलती रहती है। लेकिन इस पूरे मार्केट की नब्ज अगर आपको समझनी है तो थोड़ा और इस बाजार के अंदर क्या कुछ हो रहा है उसे जानने और समझने की ज़रूरत है, और वही कोशिश इस शो यानी कि द रियल एसेट शो में हम करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो आई होप आपको शो पसंद आएगा। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं और शो पे अब मैं इंट्रोड्यूस करूं अपने मेहमानों को। उससे पहले थोड़ा आपको बताऊं कि आज हम बात क्या करने वाले हैं। देखिए, इंडियन रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो इस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत मुकाम पर खड़ा हुआ है, जहां पर चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, चाहे वो डेवलपर्स हों उनके लिए, चाहे वो एक्सपर्ट्स हों उनके लिए, चाहे वो घर खरीदार हों उनके लिए। क्योंकि पिछले 2-4 साल जो हमने देखे हैं आफ्टर पैंडेमिक, वहाँ पर मार्केट ने एक अलग तरह की रफ्तार दिखाई है, एक अलग तरह का तेवर दिखाया है, अलग तरह के प्रोडक्ट्स आते हुए दिखाई दिए। इनफैक्ट रेरा जो कि घर खरीदारों को सशक्त बनाने आया, वो कितना उसने बनाया नहीं बनाया ये एक अलग बहस का विषय है, लेकिन नो डाउट हमारे इस मार्केट को उसने काफी बेहतर किया इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट। वो ट्रस्ट दोनों तरफ से है, वो आपका ट्रस्ट मार्केट पर, वो लोग जो इस मार्केट को दूर से देखते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए, दूसरे तरह के इन्वेस्टर्स हो गए, उनका ट्रस्ट। तो काफी कुछ इस मार्केट में हुआ है, कह सकते हैं मार्केट एक नए सिरे से इवॉल्व हुआ है। तो अभी जो हाल फिलहाल में कुछ ट्रेंड्स दिखे हैं वो ये दिखे हैं कि जो विदेशी निवेशक हैं, जो भारतीय बाजार में पैसा लगाते हैं, उन्होंने अपने पैसे को न सिर्फ और बढ़ाया है बल्कि उनके जो थीम्स हैं वो थोड़े बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हाल फिलहाल में ब्लैकस्टोन ने कहा कि वो भारत में अपने निवेश को दोगुना करेंगे, और उसके साथ एक और चीज होती हुई नजर आई कि उन्होंने पुणे बेस्ड एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी कोलते पाटिल को एक्वायर किया, उसमें 60% से ज्यादा हिस्सा खरीदा। बाकी डील्स की बातें तो अलग चीज हैं, लेकिन ये बताता है कि अब रेजिडेंशियल में उनका फोकस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इस समय रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट तो काफी इंटरेस्टिंग हो ही गया है हिंदुस्तान का। तो उसमें ये नया फंड, नया पैसा आएगा तो क्या होगा। और ये तो सिर्फ एक बड़ी बानगी है जो मैंने आपसे कही, लेकिन ऐसा और बहुत कुछ हो रहा है। बहुत सारा पैसा दूसरे एवेन्यूज से आ रहा है, वो पैसा कैसे काम करेगा, उसका इस पूरे मार्केट पे इंपैक्ट किस तरीके का होगा। क्या आपके लिए ये रियल एस्टेट को थोड़ा महंगा बना देगा, या आपके लिए बेहतर प्रोडक्ट्स लेकर आएगा, डेवलपर इसे कैसे देख रहे हैं, एक्सपर्ट इसे कैसे देख रहे हैं, और इसमें हमारे लिए क्या टेक अवे, ये सारी बातें आज हम करेंगे। तो चलिए अब वक्त है कि मैं मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। तो आज मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में गुलाम जिया साहब, सीनियर ईडी नाइट फ्रैंक इंडिया, और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बोमन ईरानी साहब, जो कि अगर मैं उनकी कंपनी का तारुफ कराऊं तो रुस्तम जी ब्रांड है, क्रीस्टोन रियल्टर्स जिस नाम से कंपनी लिस्टेड है उसके सीएमडी है, और क्रेडाई नेशनल के प्रेसिडेंट हैं, और रियल एस्टेट पर काफी अच्छी बातें करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। टू स्टार्ट विद गुलाम जिया साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जितनी शुरुआत में मैंने भूमिका बनाई तो बातचीत तो हम उसी आधार पर शुरू करते हैं। ब्लैकस्टोन अभी एक ताज़ी घटना है जो घटी, जिन्होंने ना सिर्फ एक अनाउंसमेंट की कि हम अपना निवेश भारत में डबल करेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि अब उनका फोकस, ऑलरेडी वो रियल एस्टेट में काफ़ी पैसा डालते हैं लेकिन अभी तक कमर्शियल, रिटेल, अन्य तरह के रियल एस्टेट में था, लेकिन कोलते पाटिल का एक्विजिशन क्या बताता है? बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी, मुझे इस प्लेटफॉर्म पर दावत देने का। आपके साथ गुफ्तगू करके हमेशा से मज़ा आता है। मुझे उम्मीद है आज भी ये सेशन हमारा उतना ही मज़ेदार होगा। बात शुरू कर रहे हैं, चूंकि ब्लैकस्टोन जैसे ग्लोबल प्लेयर्स का इंडिया का फोकस, और मैं ये कहना चाहता हूं कि 2005 में जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एफडीआई की ओपनिंग की गई थी तो कई प्रकार के फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भारत के ग्रोथ में हिस्सा लेना शुरू किया था। लेकिन जो पहला वक्फा था तकरीबन 6-7 साल का, उसके बाद जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ उसके बाद और तकरीबन चंद एक साल, ब्लैकस्टोन उस सारे दौरानिए में मार्केट को दूर से देख रहा था। उसके बाद जो इन्होंने एंट्री ली है, स्पेक्टेकुलर एंट्री है। पहले उन्होंने ऑफिस मार्केट में एंट्री ली, उसके बाद फिर रिटेल, वेयरहाउसिंग और इस तरह के सारे रियल एस्टेट सेक्टर, अब जाके उन्होंने रेसिडेंशियल में एंट्री जाहिर की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है भारत के रियल एस्टेट के लिए, क्योंकि सारे जो फॉरेन प्लेयर्स हैं
वो रेसिडेंशियल से अब तक किनारा किए हुए थे, वो इसमें हिस्सा नहीं लेना चाह रहे थे। और ये अगर लेते भी थे तो सिर्फ डेट फंडिंग के थ्रू या एनबीएफसीज के थ्रू अपना पैसा जो रूट करते थे वो था। ये पहली दफा हुआ है कि जब अपनी इक्विटी उन्होंने किसी एक प्लेयर में, चाहे वो एंटिटी लेवल हो, लेकिन उनका एक्साइटमेंट रेसिडेंशियल रियल एस्टेट को देखते हुए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है भारतीय रियल एस्टेट के लिए कि अब फॉरेन निवेश जो है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, वो रियल एस्टेट रेसिडेंशियल, और रेसिडेंशियल माइंड यू, ओवरऑल रियल एस्टेट का तकरीबन 75 से 80% हिस्सा रेसिडेंशियल रहता है, हमेशा रहता आया है। और आगे चल के भी अंदाजा है कि उसी प्रकार ये बिजनेस ग्रो होगा। तो इस सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की एंट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा मकाम है। और आगे चल के मैं इसको और बढ़ता हुआ देखता हूं, जिस प्रकार ब्लैकस्टोन ने किया है और दूसरे कई सारे प्लेयर्स हैं, उनसे भी मुझे तवक्को है, उम्मीद है कि वो भी भारतीय रियल एस्टेट में अपने अपने निवेश को और ज्यादा एक्सपांड करेंगे और रियल एस्टेट रेसिडेंशियल खास तौर से उसमें अपना हिस्सा और बढ़ते दिखाई देगा। राइट, तो बमन साहब की राय लूं उससे पहले एक फिगर आप लोगों को बताता हूं। तो 2024 H1 यानी कि पहले 6 महीनों का डेटा कहता है 3.5 बिलियन से ज्यादा रियल एस्टेट के अंदर निवेश आया और उसमें काफी कुछ हाउसिंग की तरफ मुड़ता हुआ दिखाया गया। थोड़ा सेग्रीगेट करेंगे आगे चल के डेटा को, लेकिन एक बड़ा नंबर, और भी नंबर्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो कंसोलिडेटेड था वो मैंने आपको शेयर किया। बमन साहब, गुलाम साहब ने अपनी राय रखी और वो इसको एक बड़ा मूव देख रहे हैं कि पैसा आ रहा था रियल एस्टेट के अंदर, लेकिन इस तरीके से सीधे एक रियल एस्टेट कंपनी का स्टेक लेना, मेजॉरिटी स्टेक लेना और सीधे रेजिडेंशियल में उतरना क्या दिखाता है इतने बड़े फंड हाउस का? तो विपिन जी, आप और मैं ऑलवेज एक दूसरे से बातें करते रहे हैं इस बारे में कि ओवरऑल इकोनॉमी की साइज जब बढ़ती रहती है, जैसे आज की तारीख में हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी 3.57 बिलियन है, ये करीबन 3.57 ट्रिलियन है, ये करीबन $5 ट्रिलियन 2027 तक हो जाएगा एंड $7 ट्रिलियन करीबन 2030 तक हो जाएगा। और इसके आगे आप NIS में जब आए थे, न्यू इंडिया समिट में, क्रेडाई का इवेंट जो था नासिक में, आपको वहां पे बताया गया था कि ऑलमोस्ट 60% हमारी जो पॉपुलेशन है इस कंट्री की, वो पूरी की पूरी अर्बनाइज हो जाएगी और ये अर्बनाइजेशन में बहुत नए सिटीज बनेंगे। और अगर इतना सारा ग्रोथ होना है तो मैं वहां पे हर बार स्टेज पे भी कहता हूं कि हमारे जितने डेवलपर्स आज की तारीख में इंडिया में हैं, अगर ये 24 घंटा सातों दिन काम करे तो हमारी जो डिमांड है उसको पूरी नहीं कर पाएंगे। और इसके ही चलते हुए आप देख सकते हो कि फॉरेन फंड्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया में काफी टाइम से आ रहे हैं। एज अ मैटर फैक्ट, मेरे हिसाब से अगर आप देखें 20 2000 साल से जब से इन्वेस्टमेंट्स शुरू हुए थे आज तक, करीबन मोर देन, गुलाम जिया ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन मोर देन $1 ट्रिलियन ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं। अब मेरा ये कहना है कि वाई हैव दे कम डायरेक्टली एंड वाई रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। तो मैं कह सकता हूं कि एक तो बर्जिंग इकोनॉमी जो हमारी है, दैट इज ड्राइविंग एज अ फैक्टर कि ब्लैकस्टोन यहाँ पे आया हुआ है एंड डायरेक्टली रियल एस्टेट डेवलपर बनने की उन्होंने चाह दिखाई है। इसके पहले जैसे गुलाम ने कहा कि दे वर ऑलरेडी देयर इन कमर्शियल, दे वर डेटा सेंटर्स कर रहे थे, रिटेल में थोड़ा बहुत फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा था, लेकिन स्टीवन स्वॉर्जमैन जो यहाँ के ब्लैकस्टोन के हेड हैं, फाउंडर हैं, उन्होंने बहुत क्लियरली अपना विजन स्पेल आउट किया है। उन्होंने कहा इंडिया विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री इन देयर ग्रोथ, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो डायरेक्ट कंट्रोल, जहां पे उनको 60% प्लस अगर कंपनीज में कंट्रोल मिले तो उस कंपनीज में आएंगे। और रियल एस्टेट की तरफ उनका काफी ध्यान रहा है और रहेगा फ्यूचर में, और रेजिडेंशियल की जो डिमांड है इसे सेटिस्फाई करने के लिए और इससे उनको जो फायदा मिल सके, गिवन टुडे आपने जैसे कहा रेरा ऑलरेडी आ चुका है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज काफी सुधर चुकी है, और आज की तारीख में इवन लॉ एंड जुडिशरी इज अ लॉट मोर क्विकर, जिससे आप डिसीजंस काफी जल्दी ले पा रहे हो। तो ये सारों को मद्देनजर रखते हुए दे हैव कम इनटू इंडिया, और मेरा मानना है दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ब्लैकस्टोन आई है, और भी कंपनीज आएगी, और इससे ओवरऑल मार्केट जो है वो काफी सुधर जाएगा, बिकॉज रेजिडेंशियल डेवलपमेंट, एज गुलाम ने बताया, करीबन 80% ऑफ द टोटल रियल एस्टेट मार्केट का प्ले है, लेकिन इसमें भी कई कैटेगरीज है। तो रेंटल मार्केट्स जो होती हैं, बैचलर अकोमोडेशन जो होता है, लेडीज हॉस्टल्स जो होती है, सीनियर लिविंग जो होता है, ये सारी कैटेगरीज में स्पेशलिस्ट का काम होना जरूरी है फ्यूचर में, और ये सारे स्पेशलिस्ट विल कम नॉट ओनली थ्रू द इंडियन सॉइल एंड इंडियन ग्रोथ, बट ऑल्सो इनऑर्गेनिकली इंटरनेशनल कंपनीज हमारे सॉइल पे आएंगी, और ये एक पॉजिटिव साइन है। दुबई गॉट बिल्ट दिस वे, यूएस गॉट बिल्ट दिस वे, कोरिया गॉट बिल्ट दिस वे, और इट इज टाइम नाउ इंडिया का भी ग्रोथ इसी तरह से होगा।
जी, ठीक है। बहुत विस्तार से बमन साहब ने बताया कि क्या वो देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को होते हुए और उसके अंदर की चीज़ों को। तो गुलाम साहब, अब सवाल ये उठता है कि कुलथे पाटिल एक ऐसी कंपनी पुणे में, एक तो पुणे की कंपनी और दूसरी आई थिंक वो मिड हाउसिंग में भी है, लग्जरी हाउसिंग में भी है। उनका एक सब ब्रांड उन्होंने बनाया था कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग को भी फोकस करेगा। क्या सोचा होगा ब्लैकस्टोन ने जब वो इसे एक्वायर कर रहे होंगे? मतलब हम अगर इसे रीड करने की कोशिश करें, एक पुणे बेस्ड कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसका पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाइड है दो तीन चीजों में, तो मैं जानना चाह रहा हूं कि उनकी क्या नजर रही है इंडियन रियल एस्टेट मार्केट को लेके। क्या इस एक्विजिशन से हम समझ सकते हैं? पूना अपने आप में एक अच्छा उभरता हुआ मार्केट है। आज से तकरीबन 4-5 साल पहले ये वो मार्केट था जहां पर सालाना 20-25 मकान, 25,000 से 30,000 मकान बिक रहे थे। ये रफ्तार बढ़ते हुए तकरीबन 40-45-50,000 के आसपास पहुंच रहा है। और वो हिसाब से ये टॉप के 4-5 मार्केट्स में पूना अपने आप में एक उभरता हुआ मार्केट है। तो पहली चीज, कोल्टे पाटिल अच्छा लोकली एक बहुत ही, पूना में एक बहुत ही एस्टेब्लिश्ड और वेल नोन ब्रांड है। इवन थोड़ा बहुत काम बेंगलोर और मुंबई और में भी बैंगलोर में भी किया हुआ है। मुंबई में भी उनके डेवलपमेंट्स हैं। और इस प्रकार से ये नाम अपने आप में एक एस्टेब्लिश्ड नाम है, एटलीस्ट वेस्टर्न और लिटिल, जैसा आपने बताया, सदर्न इंडिया में। और ब्लैकस्टोन को उस ब्रांड को लेकर आगे बढ़ना अपने आप में एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। मान लीजिए अगर आप इंडिया के टॉप मोस्ट डेवलपर पर के साथ टाइप किए होते, आप मान लें अगर आप ब्लैकस्टोन है, सबसे बेहतरीन डेवलपर पर के साथ आपने टाइप किया, उसके आगे और क्या। यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ग्रोथ प्ले है कि आपने ऐसे डेवलपर को चुना है जो एक फेयरली एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है। उसके बाद आपकी कोशिश ये हो सकती है कि आप इसे पूरे भारत में एक्सपांड करवाएं, एंड व्हाई जस्ट भारत, इवन बियॉन्ड इंडिया के कई सारे डेवलपर्स मार्केट्स लाइक यूएई, दुबई वगैरह में, अब जिस हिसाब से मिडिल ईस्ट में और ग्रोथ हो रहा है, वहाँ पर भी इंडियन प्लेयर्स हैं। तो ये बहुत मुमकिन है कि इस ब्रांड का एक्सपांशन एक ग्लोबल एंटिटी अगर ले रही है, अपने कांधों पर उठा रही है उस बार को, उस जिम्मेदारी को, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चल के ये ब्रांड एक बहुत ही सॉलिड, बहुत ही जबरदस्त ब्रांड होकर उभर सकता है। तो ये जो प्ले है, एज एन इन्वेस्टर, अगर मैं, इफ आई हैव टू स्टेप इनटू देयर शूज, तो मेरे लिए ये प्ले जो है ये बहुत ही ज्यादा चकित करने वाला है, जिसमें मुझे पार्टिसिपेशन करने में बड़ा मजा आएगा। बमन साहब खुद एक प्लेयर हैं, तो क्या एक नए दौर का कंसोलिडेशन यहां से आते हुए देखेंगे? जैसे अब कीस्टोन डेवलपर खड़े हैं या कोई और बड़ा ब्रांड है, लेकिन अब उतरे हैं ब्लैकस्टोन, उन्होंने एक ब्रांड को एक्वायर किया और जैसा गुलाम साहब ने समझाया कि अब यहां से वो उसको लेकर एक नए मुकाम तक जाने की कोशिश करेंगे। तो क्या कंसोलिडेशन किसी तरह का, क्या एक नए तरह का फिर से इंडस्ट्री में उभार, जैसा हमने अभी प्रीवियस पोस्ट रेरा देखा, वो आप कुछ विजुअलाइज कर रहे हैं? विपिन जी, एक तो मैं कहना चाहूंगा कि ब्लैकस्टोन की एंट्री से मुझे जो बात हम हर बार कहते रहे हैं कि ये मार्केट काफी अच्छी है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिखाई दे रहा है, और ये मार्केट और 10 साल तक मेरे हिसाब से अच्छा ग्रोथ करेगी। और एक और फैक्ट जो मैंने बहुत बार कहा है कि इंटरनेशनली आप देखेंगे तो कंट्रीज की ग्रोथ जीडीपी की जो हुई है, दैट्स ऑन द बैक ऑफ रियल एस्टेट। मैंने यूएस का एडवांटेज आपको एग्जांपल दिया था पहले कि 25-30 साल तक लगातार यूएस में रेजिडेंशियल ग्रोथ, यानी पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ किए, उन्होंने रोड्स बनाए, और द रोड्स, फर्स्ट दे बिल्ड द रोड्स एंड देन द रोड्स बिल्ट अमेरिका, ऐसा कहते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने रेजिडेंशियल डेवलपमेंट एंड कमर्शियल डेवलपमेंट की, जिसकी की वजह से बहुत सारा ग्रोथ हुआ। उसके बाद आया जापान, उसके बाद आया साउथ कोरिया, और मैं हर कोई जानता है चाइना में लास्ट इतने सालों में क्या हुआ। और उसके आगे मैं कहना चाहता हूं, दुबई इज ऑल्सो लिविंग एग्जाम्पल, सिंगापुर इज अ लिविंग एग्जाम्पल, जहां पे रियल एस्टेट की ग्रोथ हैज ग्रोन द जीडीपी ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। अब देखिए, ब्लैकस्टोन इज अ बिग नेम एंड अ बिग कंपनी, जिन्होंने यहाँ पे ये जिसे कहते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिया है कि हम दोनों मींस फुल्ली इन्वॉल्व होना चाहते हैं रियल एस्टेट में, और उन्होंने एक कंपनी में एक्विजिशन की। लेकिन ये पहली कंपनी नहीं है, आप देखेंगे तो एमआर भी इंडिया आया हुआ है, सोभा जो इंडिया में साउथ इंडिया में था और सबसे ज्यादा उन्होंने काम किया है दुबई में या मिडिल ईस्ट में, वो भी बहुत जोर से पूरी इंडिया में अपनी छवि फैला रहे हैं।
तो ये जो ग्रोथ है ये रियल एस्टेट की एक जीत है, ये रियल एस्टेट के ग्रोथ की एक जिसे कहते हैं मोहरा है। इट इज अ स्टैम्प ऑन द ग्रोथ ऑफ रियल एस्टेट, जिसे हम आज देख रहे हैं। जहां तक मैं ये कह सकता हूं, इसके आगे भी काफी अच्छी कंपनीज यहां पे आके सब एक दूसरे के साथ अच्छी अपनी जो नई पॉलिसीज है उसका पूरा एडवांटेज लेते हुए ग्रोथ किए जा सकते हैं, और इंडियन रियल एस्टेट को इससे बेनिफिट ही होना है और पूरी इकोनॉमी को इसका फायदा होना है। और जैसे जैसे ये हम आगे बढ़ेंगे, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ बढ़ेगी, नए सिटीज डेवलप होंगे, मेरा मानना है कि और अच्छे डेवलपर्स जो हैं इनकी ग्रोथ ज्यादा होगी और मार्केट को इसका ओवरऑल इंपैक्ट अच्छा मिलेगा। सवाल इसमें यह बनता है कि अब जब ये पैसा आ रहा है तो ये पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? क्या ये फिर वही 4, 5, 6, 10 मेट्रोज में कंसंट्रेटेड रहेगा, या जैसा थोड़ी देर पहले बमन साहब ने जिक्र भी किया था, उनकी एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें उन्होंने 60 शहरों का जिक्र किया, टियर 2, टियर 3, इनफैक्ट टियर 4 शहर भी उसमें शामिल थे। किस तरीके से जो ये फॉरेन इन्वेस्टर हैं, क्या ये उस गहराई में जाके रियल एस्टेट को देख रहे हैं, या फिर जहां जीसीसीज हैं या बड़े सेंटर्स हैं या बड़े शहर हैं वही 8-10 सेंटर्स, उन्हीं में पैसा अटक जाएगा? देखिए, इसका एकदम सीधा साधा जवाब थोड़ा सा आपको नाउम्मीद करेगा, लेकिन हकीकत ये है कि ये शुरुआत सिर्फ टॉप शहरों में ही होगी। वक्त लगेगा, और कितना वक्त लगेगा वो कहना इस समय थोड़ा दुश्वार है, क्योंकि ये जो भी कैपिटल आ रहा है ये बिल्कुल दिस इज कॉमर्स, दिस इज इकोनॉमिक्स, कि जो पैसा आ रहा है उस पर वो ग्रोथ चाहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की राइट नाउ आप जिन शहरों का जिक्र कर रहे हैं, टियर 2 या टियर 3 शहरों में कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद इस समय नहीं जागी है। अगर आगे चल के 15-20 साल बाद हालात दुरुस्त हों या चेंज तब्दीलियां आएँ, जिसके चलते इन शहरों जिनका आप जिक्र कर रहे हो वहाँ पर भी इकोनॉमी इसी प्रकार बढ़ेगी जैसे टॉप 7-8 शहरों में बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट वहाँ भी जाएगा। लेकिन राइट नाउ वाई फॉरेन कैपिटल का कहाँ जिक्र कर रहे हैं? अगर आप भारतीय डेवलपर की ही बात कर लें या बमन से ही पूछ लें कि वो मुंबई के अलावा पूना या हैदराबाद के अलावा किसी और चौथे शहर में जाना चाहेंगे, जवाब आपको मिल जाएगा। तो अगर ये जवाब इतना सरल और सादा है, तो उसमें ये उम्मीद करना कि बाहर से जो लोग आएंगे वो किसी 3rd टियर या 4th टियर शहर में भी पैसा लगाएंगे, ये मुझे लगता है सोचना भी दुरुस्त नहीं है। शुरुआत है, ये टॉप कैपिटल जो 4-5 शहर हैं उनमें से शुरू होगा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे इकोनॉमी पेनिट्रेट करती है, ग्रोथ पेनिट्रेट करती है, और भी उम्मीद होगी कि हम वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन राइट नाउ बिल्कुल ये चंद, शायद 8 भी नहीं, शायद ये 3 या 4 शहरों तक ही सीमित रहेगा, ये मैं देख रहा हूँ। ओके, तो इस पे एक राय बमन साहब की भी ले लेते हैं। विपिन जी, देखिए, पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि नॉट ओनली पैसा बाहर से आएगा, हिंदुस्तान में भी काफी पैसा है। और जैसे गुलाम जी ने बताया, ये फैक्ट है। बाहर का पैसे की क्यों बात कर रहे हो? छोटे शहरों में से अच्छे डेवलपर्स मुंबई में आना शुरू हो गए हैं, और ये सारे मुंबई में अपना एक तरह का बेस बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी मार्केट है। करीबन 40% ऑफ द रिकग्नाइज्ड रेजिडेंशियल सेल्स बाय वैल्यू हमारे मुंबई और एमएमआर में हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएंगे। लेकिन ये मैटर ऑफ टाइम है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी बनती जा रही है। और आप ऐसा मान लो कि अगर हम मुंबई को एक एपिसेंटर पकड़ें, तो मुंबई के आजू बाजू की जितनी एरियाज हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। वैसे ही दिल्ली, वैसे ही कलकत्ता, वैसे ही बैंगलोर। मेरा ये मानना है कि ऑल दीज सिटीज विल स्टार्ट ग्रोइंग पेरिफेरली, और ये ग्रोथ सूनर और लेटर टियर 2, टियर 3 सिटीज में भी जाना शुरू हो जाएगा। और अगर मान लो कि फॉरेन पैसा अगर सिर्फ मेन सिटीज में रहना चाहे, तो डेवलपर्स, जो हिंदुस्तानी डेवलपर्स है, वो तो टियर 2, टियर 3 सिटीज में भी ज्यादा ध्यान देंगे ही। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का कमाल है। एंड आई एम वंस अगेन सेइंग कि जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचता है वहां वहां प्रॉस्पेरिटी जाती है, और जहां जहां प्रॉस्पेरिटी जाती है वहां वहां ग्रोथ होता है। अब एक बड़ा सवाल है, क्विकली मैं अपने बातचीत को एक सिरे पे ले जाऊं उससे पहले, कि ये जो पैसा आएगा क्या ये प्राइसिंग पे किसी तरह का प्रेशर डालेगा? क्योंकि जैसा आपने भी कहा गुलाम साहब की, भाई वो पैसा तो इसीलिए लग रहा है कि उस पर एक रिटर्न आए। ठीक है, उससे क्या बनेगी? उससे लग्जरी हाउसिंग बनेगी, उससे मिड इनकम हाउसिंग बनेगी, अफोर्डेबल में जाएगा नहीं जाएगा वो एक अलग बात है, लेकिन क्या इससे प्राइसिंग पे किसी तरह का प्रेशर आएगा? ये मैं नहीं मानता। ये मैं इसलिए नहीं मानता कि जो कैपिटल, फॉरेन कैपिटल आ रहा है
जैसा मैंने कहा कि इन्होंने दुनिया देख रखी है, ये जानते हैं कि कैपिटल को कैसे स्मार्टली इन्वेस्ट किया जाए और कैसे उसका रिटर्न एस्टैब्लिश किया जाए। हमारा जो हमारी तारीख बताती है कि इससे पहले हमारे काफ़ी सारे मसाइल महज इसलिए पैदा हुए हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रीड मार्केट में आई, और चूंकि आज बमन साथ में है, मैं वो वर्ड डेवलपर इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, ग्रीड वहीं पर थी कि हम किसी तरह दामों को बढ़ाएं, चाहे मकान ना बिकें। तो अगर आपके एक महीने में मान लें 100 रुपए में 10 मकान बिक रहे हैं, तो आपने कहा अगले महीने में 120 करता हूं, चाहे 5 ही मकान बिकें। तो ये जो एक मेंटालिटी थी वो बहुत बदली है। आई थिंक बमन भी वो चीज का जिक्र कर रहे थे कि आज डेवलपर्स ये समझ रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेल्स को किस तरह मेंटेन किया जाए, बरकरार रखा जाए, और केवल प्राइस राइज पर ही ग्रोथ फोकस ना हो, क्योंकि प्राइस राइज एक मकाम पर जाने के बाद अफोर्डेबिलिटी पर चैलेंज करना शुरू कर देता है, और वहां जाने के बाद फिर मार्केट के लिए बहुत दुश्वारियां पैदा होती हैं, शायद गिरावट भी शुरू हो जाए। इट इज अ गुड थिंग। बमन साहब, अब आप दोनों से एक सवाल, इस पूरी बातचीत का हमारे दर्शकों के लिए, अब हमारे दर्शक में सभी तरह के लोग हैं, जिन्हें घर खरीदना है, जिन्हें निवेश भी करना है, वो रियल एस्टेट को समझना भी चाहते हैं, उनके लिए क्या टेक अवे है? तो रियल एस्टेट जो है वो एक रियल एसेट है, ये एक स्टेबल लॉन्ग टर्म एसेट है। मेरा मानना है कि हमारी जो हिंदुस्तान की वेल्थ है, करीबन 60% इसकी बढ़ोतरी जो हुई है वो रियल एस्टेट के जरिए हुई है। आपके बुजुर्गों ने लैंड ली, उस लैंड की वैल्यू आज बढ़ गई और उसका फायदा आपको मिल रहा है। इसी तरह से आप नए नए इन्वेस्टमेंट्स जो करें वो सही समझ के, रियल एस्टेट को सही समझ के करें। और इसमें मेरी ये समझ है कि नए नए एसेट क्लासेस जो आते हैं, रीट्स हैं, उसमें भी कर सकते हैं, और आपकी जैसे रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो हिसाब से आप नए शहरों में भी जाके इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, नए नए टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और रही बात, अगर आप एकदम स्टेबल रहना चाहते हो तो हमारी बड़ी सिटीज जितनी है वो तो है ही, जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पा सकते हैं। गुलाम साहब, आपका टेक अवे? मैं थोड़ा सा डिफर करना चाहूँगा। बमन मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, लेकिन चूंकि वो कॉन्फ्लिक्टेड पार्टी हैं, डेवलपर हैं, मेरा व्यू थोड़ा सा अलग है। मैं ये समझता हूँ कि रियल एस्टेट में जाने बूझे बगैर हाथ डाल देना ये बहुत ही गलत है। ये एक वो आग है जिसे आपने ठीक से नहीं समझा तो आपको जला सकती है, और वही आग है जो अगर आपने ठीक से परखा तो आपके सोने को कुंदन बना सकती है। ये चीज़ को समझना बहुत आवश्यक है कि जो एक तरह टिपिकल जो मेंटालिटी है, और बमन ने एक बहुत खूबसूरत बात कही, उन्होंने जिक्र किया है लैंड का। मान लें लैंड सोना है, लेकिन अगर आप मकान खरीद रहे हो और ये उम्मीद करते हो कि मकान में आपको उस तरह का डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट मिलेगा जैसा लैंड में मिलेगा, तो आप गलत हो। मान लें कि जो आप मकान खरीद रहे हो उसमें सारे एग्रीगेटर से लेके लैंड ओनर से लेके डेवलपर्स ने तकरीबन सारे का सारा जूस जो इन्वेस्टमेंट का है वो हर खतरा निकाल लिया है, निचोड़ लिया है। अब जो आपके हाथ मकान आया है वो केवल एक ज़रूरत की चीज़ है। उस ज़रूरत की चीज़ को ज़रूरत की चीज़ ही समझ के आप उसमें अपना पैसा डालें, उसको निवेश के तौर पर ना देखें। निवेश के लिए दूसरे तरीके हैं। मान लें आपने अपने, जैसे रोटी कपड़ा और मकान कहते हैं, रोटी में आप निवेश नहीं करते, कपड़े में आप निवेश नहीं करते, तो मकान में क्यों? तो इस चीज को समझना आवश्यक है कि ये जरूरियात की चीजें हैं, ये निवेश के तौर पर इसको देखना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का, क्योंकि आपने काफी बढ़िया, गहरी और ऐसी बात की जो हमारे दर्शकों को बिल्कुल कनेक्ट कर गई होंगी। लेकिन जो आपने अंत में एक बड़ा मुद्दा छोड़ दिया है आप दोनों ने, उसके लिए फिर से एक बार बैठना होगा। पूरा का पूरा शो, पूरी की पूरी चर्चा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पर ही की जाएगी। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे तमाम दर्शकों का भी जिन्होंने ये शो देखा। आई होप कि द रियल एसेट शो में आपको एक रियल एसेंस भी मिला होगा। जरूर बताइएगा हमें, लेकिन अपनी मुलाकात हर हफ्ते होती रहेगी। फिलहाल अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।